हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट अड्डा यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ डायरेक्टली फ्रॉम फ्लूइड मशीनरी, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ मूविंग प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। अभी तक हमने फोर्स एनालिसिस किया है स्टेशनरी प्लेट पे। अब हम लोग मूविंग प्लेट पे फोर्स एनालिसिस करेंगे कि जब कोई जेट किसी प्लेट को हिट करता है तब वो कितना फोर्स एक्सर्ट करता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखेंगे। तो लिखते हैं, यह हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट तो ये हमारा टॉपिक हो गया कि फोर्स एक्सर्ट बाय अ जेट ऑन अ मूविंग प्लेट इन डायरेक्शन ऑफ जेट। तो हमारा जेट कितना फोर्स लगाएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक पाइप बनाते हैं। उसके आगे हम लोगों को एक नोजल बनाना है, ठीक है। और ये हमारा जेट ऑफ वाटर है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये जो हमारा पाइप है उसके अंदर में जो फ्लूइड है उसका प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। हम लोग जानते हैं कि नोजल का काम है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करना, वेलोसिटी को बढ़ाना। अब जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो ये हमारा पाइप हो गया और ये हमारा नोजल हो गया और ये हमारा है जेट। अब जेट की एक डाया होगी, ठीक है। डी जो है ये डायमीटर है, ठीक है। ये आपका जेट का डायमीटर है और ये थ्रू आउट सेम है। तो अगर डायमीटर सेम है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया और डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि वहाँ पे वेलोसिटी भी हमारी सेम होगी, यानी v भी हमारी सेम होगी। इसके बाद हम लोग एक वर्टिकल मूविंग प्लेट बनाएंगे। तो दिस इज आवर प्लेट। तो प्लेट भी मूव कर रहा है और जेट भी मूव कर रहा है। तो जो प्लेट मूव कर रहा है उसे हम मान के चले हैं u, ठीक है। इसमें दो चीज हमने माना है, जैसे जो जेट की वेलोसिटी होगी दैट इज v, इट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और अब प्लेट भी हमारा मूव कर रही है तो प्लेट की भी वेलोसिटी होगी। तो प्लेट की वेलोसिटी क्या होगी, u मान लेते हैं। सो लेट v विल बी एब्सोल्यूट velocity of jet and u will be velocity of plate, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जब एक मूविंग प्लेट मूव कर रही है तो जेट जब उसको हिट करेगा तब वो हिट अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से नहीं करेगा, वो उसे एक रिलेटिव वेलोसिटी से हिट करेगा, क्योंकि प्लेट की भी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। इसे समझने के लिए हम अगर कंसीडर करते हैं दो ट्रेन को, मान लीजिए ये है ट्रेन ए और ये है ट्रेन बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। एक का स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का है 18 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखने वाली बात है कि अगर मैं कहूँ कि ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, यानी मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ कि ट्रेन बी का कितना स्पीड होगा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, तो अगर हम निकालेंगे तो ये होगा 18 माइनस 8 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग ये मान के चलते हैं, जिससे हम रेफरेंस लेते हैं उसे हम उसकी वेलोसिटी जो होगी वो हम जीरो लेते हैं या फिर स्टैटिक कंडीशन में मान लेते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा रिलेटिव वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं वी आर से। तो यहाँ पे वी आर जो होगा वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी जिसकी वैल्यू होगी वी आर इक्वल्स टू वी माइनस यू, ठीक है। यानी इस वेलोसिटी से जेट प्लेट को स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं
तो ये हमारा जेट है। और क्योंकि मूविंग प्लेट भी है, हमारी प्लेट भी मूव कर रही है, तो कुछ इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। ये हमारी एक मूविंग प्लेट है, वर्टिकल मूविंग प्लेट, और कुछ इस तरीके से हमारा वाटर बाहर को निकल जाएगा। ठीक है, तो जो ये वाटर यहाँ से जो निकल रहा है उसकी क्या वेलोसिटी होगी? तो हमने माना है कि ये जो प्लेट है बहुत ही स्मूथ है और उसमें कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा, यानी जिस वेलोसिटी से जेट इंटर करेगा या फिर स्ट्राइक करेगा प्लेट को, और उसी वेलोसिटी से वो वहां से एग्जिट भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं हो रहा है एनर्जी का। और यहाँ से जो जेट हमारा वाटर जो निकलेगा उसकी भी जो वेलोसिटी होगी वो होगी रिलेटिव वेलोसिटी, यानी v माइनस यू। यहाँ से भी जो वाटर निकलेगी उसकी वेलोसिटी होगी v माइनस यू। तो अब हमें फाइंड करना है कि जेट कितना फोर्स लगा रहा है उस मूविंग फ्लैट प्लेट पे। तो ये निकालने के लिए हम एक इक्वेशन का यूज करते हैं जिसका नाम है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन बाय हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम। तो अगर हम इसको और फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो ये होगा हमारा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि जेट कितना फोर्स लगा रहा है प्लेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो हमारी अलग होगी, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा m इंटू v1 माइनस v2 अपॉन ये चेंज इन टाइम है, तो इसको हम अभी t2 माइनस t1। तो ये v1 क्यों लिया, क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ यहाँ जेट कितना फोर्स लगा रहा है प्लेट पे। अगर हमको निकालना होता कि प्लेट कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जेट पे, तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हैं। फिलहाल हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे। फर्दर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा mv1 माइनस mv2 अपॉन ये हमारा हो जाएगा t2 माइनस ये चेंज इन टाइम, यानी dt। चलिए चेंज इन टाइम ही लिखते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा टर्म आता है आपका मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे mv1 क्या होगा, ये होगा हमारा इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो ये हम लोग अगर लिख सकें तो हम लिखते हैं f इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन अपॉन dt। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम, या फिर इसे मैं लिख दूं टाइम टेकन। तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, जब भी हम लोग मोमेंटम को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं या फिर हम टाइम से रिलेट करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसको लिखते हैं, सो f विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम इससे कह सकते हैं कि फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है जेट प्लेट पे, मूविंग प्लेट पे, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो लिखते हैं f इक्वल्स टू m अपॉन v1 माइनस v2 अपॉन dt, जो हमारा इक्वेशन था। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो हमें फाइंड करना है फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेट। अगर हम जेट का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो हमको फाइंड करना है फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ जेट, दैट इज एक्स डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बी m अपॉन dt v1x माइनस v2x। ठीक है, तो यहाँ पे m अपॉन dt हम लोग कहते हैं मास फ्लो रेट। m अपॉन dt जो होता है वो होता है मास फ्लो रेट, यानी कितना मास पर सेकेंड हमारा स्ट्राइक कर रहा है या फिर फोर्स लगा रहा है प्लेट पे। तो ये हम लोग मास को अगर डेंसिटी के टर्म हम लोग जानते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास को अगर हम लिखना चाहें तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखते हैं m अपॉन dt पे लिखते हैं इसको रो ए डेंसिटी एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम टेकन, तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन वेलोसिटी होता है, तो ये हो जाएगा रो ए वी। तो हम m अपॉन dt के बदले रो ए वी भी लिख सकते हैं। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बी रो ए वी। अब ये v क्या है? ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट, यानी वी आर से हम डिनोट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो v1x माइनस v2x, तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? तो यहाँ पे ये क्या होगा? देखिए इनिशियल तो ये हमारा था जो आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे आफ्टर स्ट्राइक हमारा वेलोसिटी क्या होगा? तो इस डायरेक्शन में तो हमारा कोई फ्लो नहीं हो रहा, यानी v2x हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो होगा फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बी रो ए वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट, एरिया ऑफ जेट v1x। तो ये v1 अलोंग एक्स एक्सिस विल बी, ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी माइनस जो हमारा वेलोसिटी ऑफ जेट आफ्टर स्ट्राइक इन द डायरेक्शन ऑफ जेट विल बी 0, दैट इज v2 will be 0। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बी रो ए इंटू रिलेटिव वेलोसिटी स्क्वायर। और हम जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी को हमने जो यहाँ पे लिखा है ये चीज, इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारी हो जाएगी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बी रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो जेट फोर्स लगा रहा है प्लेट में वो मूव भी कर रहा है, यानी यहाँ पे हमें कुछ डिस्प्लेसमेंट देखने को भी मिलेगा। तो हम जानते हैं कि वर्क डन ऑन द प्लेट बाय अ जेट विल बी फोर्स exert by jet multiplied by velocity of moving plate। तो यहाँ पे वर्क डन हमको मिलेगा। तो वर्क डन यहाँ पे हमको क्यों मिल रहा है? पिछले केसेस में हमको क्यों नहीं मिला है? क्योंकि पिछले केसेस में हमने जो प्लेट्स थी उसको फिक्स किया था, इसलिए वहाँ पे कुछ वर्क डन नहीं मिला। यहाँ पे हमारा प्लेट जो है वो मूविंग कंडीशन में है, तो हमें यहाँ पे वर्क डन मिलेगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, यानी Fx होगा जो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हमको मिला, इनटू वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट। तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट हमने क्या लिया था? ये देखिए वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट हमने u लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा u। तो अगर हम इसको एलाबोरेट करते हैं तो यानी वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स कितना निकला था हमारा? ये हमारा फोर्स था, ये हमारा निकला था अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर इंटू यू। तो ये हमारा होगा वर्क डन बाय द जेट ऑन द मूविंग प्लेट। तो इसका यूनिट क्या होगा? देखिए ये वर्क डन है, तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड या फिर होगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो या प्रॉब्लम हो टॉपिक को समझने में या फिर एनी अदर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस। टिल देन आई एम मोहम्मद अख्तर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।